हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फिर एक बार बलोच ने भारत से मांगी है सबसे बड़ी मदद। कहा है हमारी मदद करो भारत, जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तान ने भी दे दिया है बड़ा जवाब। बताएंगे ऐसे में जब भारत आधिकारिक तौर पर बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा मानता है, क्या कर पाएगा बलूचिस्तान की मदद और क्या कहा पाकिस्तानियों ने इस मुद्दे पर दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे। इसी बीच बताने वाले हैं भारत की कॉपी करने वाला है पाकिस्तान की सेना। जनरल मुनीर भारत की ही तरह घुसकर हमला करेगी पाकिस्तानी सेना दोस्तों। तो वहीं जब अमेरिका और भारत मिलकर लपेटा बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को, तो अब आ गई है उनकी अक्ल ठिकाने। शेख हसीना की पार्टी पर अब नहीं लगाएगा प्रतिबंध दोस्तों। बताएंगे कैसे ये पॉसिबल हुआ, कैसे मोहम्मद यूनुस को झुकाया गया है। इसी बीच सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां श्रीलंकाई समुद्र में ड्रैगन की बहुत बड़ी साजिश श्रीलंकाई मछुआरों को भड़का रही है जिनपिंग की सेना दोस्तों। बताएंगे कौन सी नई चाल चली है जो वाकई में भारतीय मछुआरों के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है, भारत के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है ये उनका कृत्य दोस्तों। एक से एक बड़ी खबर आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। हमेशा की ही तरह वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि इंसानियत के तौर पर किसी की भी मदद करनी पड़े तो भारत को करनी चाहिए मदद। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां अभी हाल ही में बलूचिस्तान की सबसे बड़ी नेता मेहरंग बलूच ने भारत से लगाई थी गुहार कि मुझे मदद दो, हमारी मदद करे भारत। अब ऐसे में पाकिस्तानियों का क्या है कहना बता दें। जैसा कि आप सभी को पता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पिछले कुछ महीनों से हालात काफी बिगड़ चुके हैं। यहाँ के बलूच लोग लगातार पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। बलूचिस्तान में हो रहे अपहरण, गुमशुदगी और अन्य समस्याओं के बीच सरकार की चुप्पी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। मेहरंग बलूच, जो कि इस आंदोलन की एक प्रमुख महिला नेता है, उन्होंने हाल ही में भारत से मदद की गुहार लगाई है। बलूचिस्तान में रह रहे लोगों को लंबे समय से अपहरण और गुमशुदगी जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी सरकार की ओर से इन मामलों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण बलूच लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पर मजबूर हो चुके हैं। बलूचिस्तान से 1000 से भी ज्यादा लोग गुमशुदा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए मेहरंग बलोच और उनके समर्थक लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब ऐसे में इस मुद्दे पर पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी, जिसे आप जानते ही होंगे दोस्तों, उन्होंने आवाम के बीच जाकर उनकी प्रतिक्रिया ली। उन्होंने दिलशाद अली नाम के एक व्यक्ति से बलूचिस्तान के मौजूदा हालात पर सवाल जवाब किया। दिलशाद ने बताया कि बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान का दोहरा रवैया रहा है। देश के अन्य शहरों और सूबों को जहां बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं, वहीं बलूचिस्तान के लोगों को इनसे वंचित रखा गया है। दिलशाद अली ने कहा कि बलूचिस्तान में बुनियादी सुविधाओं की कमी और अपहरण की घटनाएं सरकार की नाकामी को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि जो सुविधाएं पाकिस्तान के दूसरे शहरों और सूबों में दी जा रही है, वे बलूचिस्तान में क्यों नहीं दी जा रही। वहां के लोग अपहरण और गुमशुदगी जैसी समस्याओं से परेशान है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बलूचिस्तान में चल रहे इस आंदोलन की प्रमुख नेता मेहरंग बलूच ने हाल ही में भारत से मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि बलूच लोग सिर्फ अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। कई लोग बलूचिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वे केवल अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट बलूचिस्तान को अपना मानती है, तो फिर उनको भी आम नागरिकों की तरह ट्रीट क्यों नहीं किया जाता। बलूचिस्तान के अंदर विकास की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। बलूचिस्तान के लोगों की पढ़ाई को लेकर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। उनके रोजमर्रा की जिंदगी पर ध्यान क्यों नहीं देती है शहबाज की सरकार। जो कि वाकई में दोस्तों मेहरंग बलूच का और बलूचिस्तान के सभी लोगों की मांग एकदम सटीक, एकदम जेन्युइन मांगे हैं। पाकिस्तान ने खुद से ही बलूच के लोगों को अलग मान लिया है। हालांकि क्षेत्र को अलग नहीं करना चाहती, लेकिन बलूच के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। और कल को अगर बलूचिस्तान दोस्तों किसी भी तरीके से पाकिस्तान से अलग होता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण खुद पाकिस्तान ही होगा। जी हाँ, अब आपको बताते हैं क्या बलूचिस्तान की मदद कर पाएगी अपना भारत या नहीं कर पाएगी। तो आपको बता दें, सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान समर्थक लोग भी भारत से गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं हमारी मदद करे भारत। वे संकट की इस घड़ी में भारत की ओर देख रहे हैं। भारत भी ऐतिहासिक रूप से बलोचों का समर्थक रहा है आजादी से पहले, और उसके बाद भी बलोच नेता खान अब्दुल गफ्फार खान भारत के समर्थक रहे हैं। वो तो बलूचिस्तान को पाकिस्तान का भूभाग बनाने के भी खिलाफ थे। बलोच जनता भी कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि उसे भारत के साथ नहीं मिलाया जा सकता था। बलोच लोगों के प्रति भारत सरकार के लगाव को इसी से समझा जा सकता है कि 1970
1988 में भारत सरकार ने उसके सबसे बड़े नेता खान अब्दुल गफ्फार खान को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा था। उस वक्त केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। खान उस वक्त अफगानिस्तान में निर्वासित जिंदगी जी रहे थे। उसके कुछ दिनों बाद 20 जनवरी 1988 को 98 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। भारत और बलोच लोगों के बीच का लगाव सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है। एक्स और अन्य प्लेटफॉर्म पर हजारों पोस्ट किए जा रहे हैं। इसमें वे भारत की मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत की आधिकारिक स्थिति ये है कि वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा मानती है। ऑफिशियल तौर पर ऐसा भारत मानता है। दुनिया भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान का ही हिस्सा मानती है। ऐसे में प्रत्यक्ष तौर पर भारत किसी भी रूप में बलोच लड़ाकों की सहायता करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर भारत ऐसा करता है तो भारत का ऐसा करना सीधे तौर पर पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना जाएगा, जो पूरे इलाके की भू राजनीति के लिए ठीक नहीं है। फिर पाकिस्तान दुनिया के सामने चिल्लाएगा कि भारत ने हमारे इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, हमारे आंतरिक मामलों में घुसने की कोशिश की है। फिर वो हर देश में जा जाकर रोता रहेगा। ऐसे में दोस्तों, जब भारत ये ऑफिशियली मान चुका है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही हिस्सा है, जो कि दोस्तों एक मजबूरी है, क्योंकि बलूचिस्तान की सीमा भारत के साथ कहीं से कहीं तक नहीं मिलती है। ऐसे में बलूचिस्तान तक मदद पहुंचाना या मदद करना तो बनता ही नहीं है। और इसी वजह से जब भारत से अलग हुआ था पाकिस्तान, तब जबरदस्ती तरीके से बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ रहना पड़ा। मजबूरी बन गई उसके साथ रहने की। हालांकि बलूचिस्तान कभी नहीं चाहता था कि वो पाकिस्तान से जुड़े। और आज आप समझ सकते हैं उन बेचारों की मजबूरी। आज तक ऐसी स्थिति बन चुकी है कि उनके देश में विकास नहीं हो सकता। आम जनता परेशान है। बच्चे जो जन्म लेते हैं उनका भविष्य नहीं है। उनके लिए ऐसी कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं दोस्तों, आप समझ सकते हैं। उनको एक तो सही से एजुकेशन नहीं मिल पाती, कोई विदेश नहीं जा पाता। ये आंतरिक रिपोर्ट है दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं, जो कोई नहीं बताएगा। उन पर ऐसे ऐसे अत्याचार किए जा रहे हैं और अब तो और भी ज्यादा अत्याचार बढ़ा दिया गया है। जो पहले भी मदद दी भी जाती होगी दोस्तों, वो भी नहीं दी जा रही। और यही वजह है कि बलूचिस्तान में लेडीजों को भी आगे आना पड़ा है। और जब औरतें महिलाएं प्रोटेस्ट में शामिल हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र की क्या कंडीशन रही होगी, उन घरों की क्या हालत रही होगी जहां पर आटे तक नहीं है रोटी बनाने के लिए। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, लेकिन आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत को किसी भी तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखते हैं हमारी भारत की प्रिय जनता क्या कहती है। हमारी प्रिय ऑडियंस का जवाब दे दिया दोस्तों, जरूर कमेंट करिएगा। हम आपके एक कमेंट को पढ़ेंगे और आशा करते हैं आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और साथ ही साथ अंत में इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स जहां आपकी इच्छा हो शेयर कर दीजिएगा, ताकि पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खुल सके। दोस्तों अब नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर भारत की तरह ही घुसकर हमला करेगी पाकिस्तानी सेना। दोस्तों एक्सपर्ट ने बताया पाकिस्तान कैसे बनेगा जनरल मुनीर का हार्ड स्टेट। दरअसल पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के मंगलवार को दिए एक बयान ने हलचल मचा दी है। जनरल मुनीर ने पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट में बदलने पर जोर दिया और इसे देश के अस्तित्व के लिए एक जरूरी उपाय बताया है। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि सेना प्रमुख को पाकिस्तान में असल शासक समझा जाता है। कमर चीमा का कहना है कि पाकिस्तान के इस बयान का मतलब है कि अब पाकिस्तानी आर्मी अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई के लिए तैयार है। अफगानिस्तान के साथ ही ईरान के सीमावर्ती इलाकों में मौजूद बलूच विद्रोहियों के खिलाफ भी एक्शन की योजना का संकेत मिलता है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अब भारत की तरह ही सीमा पार करके हमला करेगा। कमर चीमा ने भारत का उदाहरण दिया जब साल 2019 में भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में जाकर एयर स्ट्राइक की थी। चीमा ने कहा कि पाकिस्तान को भी हर उस जगह हमला करना चाहिए जहां से खतरा निकल रहा है। पाकिस्तान को भारत की तर्ज पर भारत की ही तरह कार्रवाई करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, शेख हसीना की पार्टी पर अब नहीं लगाएंगे प्रतिबंध। मोहम्मद यूनुस के बदले सुर जब खुद पर आई बात तो बदल गए सुर। बता दें बांग्लादेश में बीते साल सत्ता में हुई उथल पुथल के बाद से स्थिति अब तक संभल नहीं पाई है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के पास हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार पर कोई जवाब नहीं है। बीते महीने सेना ने सरकार को चेता दिया था कि यही हाल रहा तो सेना को ही जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत से वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे बांग्लादेश को इस महीने भारत ने बड़ा झटका दे दिया था। शेख हसीना पर चल रहे कई आपराधिक मुकदमों के बीच शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बैन करने की खबरें भी आई थी। हालांकि अब मोहम्मद यूनुस के सुर बदलते हुए लग रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के प्रेस विंग ने गुरुवार को एक बयान में कहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि पार्टी के लोगों पर हत्या और मानवता के खिलाफ चल रहे मुकदमे जारी रहेंगे। इस दौरान यूनुस ने पुष्टि की है कि सरकार ने चुनावों के लिए 2 संभावित समय सीमाएं निर्धारित की हैं और देश में इसी साल चुनाव कराए जाएंगे। जी हां, चुनाव को योजना के मुताबिक आयोजित करने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि किसी भी स्थिति में मतदान में देरी नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर राजनीतिक दल चुनाव से पहले सिर्फ सीमित सुधार चाहते हैं तो मतदान दिसंबर में होगा। हालांकि अगर वे अधिक व्यापक बदलाव चाहते हैं तो चुनाव अगले साल जून में निर्धारित किए जाएंगे।
जाएंगे। उन्होंने कहा हमारे पास चुनाव की तारीखों को बदलने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से आयोजित की जाएगी। दोस्तों यह कमाल किया है अपने भारत ने। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार जो कि अंतरिम सरकार है, उसके बार बार अकड़ दिखाने के बावजूद भी, धमकी देने के बावजूद भी भारत ने शेख हसीना की वापसी नहीं करवाई, क्योंकि भारत को पता है कि मोहम्मद यूनुस कोई बांग्लादेशी लोगों के द्वारा चुने हुए नेता नहीं है। वो एक सिर्फ फिलहाल सत्ता संभाल रहे हैं, उनके हाथ में कमान सौंपी गई है। वो कोई बहुत बड़े चुने हुए नेता नहीं है। ऐसे में इनकी बातें क्यों मानी जाए। और मोहम्मद यूनुस ने एड़ी चोटी का भी जोर लगा लिया कि शेख हसीना की वापसी करवाई जाए। ऐसे में दोस्तों भारत ने ना तो शेख हसीना की वापसी करवाई, उल्टा मोहम्मद यूनुस पर ही एक्शन लेने की मांग उठा दी अंदर खाने। और अमेरिका ने भी भारत का साथ देते हुए मोहम्मद यूनुस को खरी खोटी सुनाई। अभी जब गब्बाड़ भारत आई थी तो उन्होंने भी मोहम्मद यूनुस को लताड़ लगाई थी कि तुम्हारे होते हुए, तुम जब अंतरिम सरकार बने बैठे हो तब भी तुमसे हिंदुओं पर हमले, अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं रुक रहे, तो फिर तुम्हारी जरूरत ही क्या है बांग्लादेश की जनता के लिए। इसके बाद दोस्तों अब नरम पड़ते दिखाई दिए हैं मोहम्मद यूनुस। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर श्रीलंकाई समुद्र में ड्रैगन की बहुत बड़ी साजिश भारत के खिलाफ चलने लगा चाल। दोस्तों भारत के खिलाफ चीन की चालबाजी एक बार फिर सामने आई है। इस बार ड्रैगन श्रीलंका में साजिश रचकर भारतीय मछुआरों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। अपने षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए चाइना के अधिकारी बाकायदा श्रीलंका के मछुआरों से मुलाकात कर रहे हैं। सीधे तौर पर ये चाइना की श्रीलंका में दबदबा बढ़ाने की कोशिश है। दरअसल चीन इन दिनों उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका के अशांत पानी में मछली पकड़ रहा है, लेकिन इसके साथ वो श्रीलंका के अस्थायी मछुआरों, बोले तो परमानेंट मछुआरों को भारत के खिलाफ भड़काने की साजिश भी रच रहा है। चाइना ये भी नहीं सोच रहा है कि इससे हिंद महासागर में भारत के हितों पर असर पड़ सकता है। चाइना की इन चालबाजियों का ही असर है कि अब श्रीलंका के उत्तरी द्वीपों में मछुआरों ने भारत पर अतिक्रमण का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। चीन की बातों में आकर ये मछुआरे अब जाफना शहर के मत्स्य विभाग के दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के सीनियर अधिकारियों ने कुछ समय पहले श्रीलंका के उत्तरी द्वीपों के मछुआरों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। उन्होंने मछुआरों से उनकी शिकायतें पूछी। एक श्रीलंकाई एक्सपर्ट के मुताबिक चाइना ने यह कदम उत्तरी क्षेत्र के मछुआरों को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए उठाया है। चाइना ऐसा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका में भारत के कई प्रोजेक्ट्स हैं जो रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। चीन इन क्षेत्रों के स्थानीय लोगों में भारत के खिलाफ फूट डालने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस घटनाक्रम के बीच उत्तरी प्रांत के ग्रामीण मछुआरा संघ ने खुद को चाइना के इस साजिश से दूर कर लिया है। उन्होंने बयान जारी करके कहा है कि वो खुद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। हालांकि उत्तरी प्रांत मछुआरा संघ लंबे समय से आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें दक्षिण भारत के मछुआरों से नुकसान हो रहा है। श्रीलंका के अधिकारी भारतीय मछुआरों को लगातार गिरफ्तार कर रहे हैं। मछुआरों के सामान भी जब्त किए जा रहे हैं। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि तमिलनाडु में इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। आपको बताते चले कि उत्तरी प्रांत का मछुआरा संघ भारत के महावाणिज्य दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन भी कर चुका है। दोस्तों अब आपने देखा कि कैसे ड्रैगन श्रीलंका में साजिश रचकर भारतीय मछुआरों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है और इतना जहरीला षड्यंत्र रच रहा है, द्वेष की भावना जहर की तरह घोल रहा है श्रीलंकाई मछुआरों के अंदर भारतीय मछुआरों के खिलाफ। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चीन की यह चाल कभी कामयाब नहीं हो पाएगा तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया है तो तुरंत से वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर कनाडा में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे हिंदू सांसद चंद्र आर्य, खालिस्तानियों के खिलाफ बोलने की मिली सजा। कट गया टिकट। बता दें कनाडा के भारतीय मूल के हिंदू सांसद चंद्र आर्य को खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ मुखरता से बोलने की कीमत चुकानी पड़ी है। सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी ने उन्हें आगामी चुनाव में हिस्सा लेने से रोक दिया है। खालिस्तान समर्थक कहे जाने वाले जस्टिन ट्रूडो की पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। यह घटना कनाडा की राजनीति में हिंदू समुदाय के प्रतिनिधित्व और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सवाल खड़े कर रही है। चंद्र आर्य नेपियन निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। वे लंबे समय से कनाडा में खालिस्तानी उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों की हिंसक गतिविधियों की निंदा की और हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए एकजुटता की अपील की थी। हाल ही में उन्होंने एडमोंटन में एक हिंदू कार्यक्रम के दौरान खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों के विरोध का सामना किया था, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। आर्य ने इसे कनाडाई समस्या करार देते हुए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की थी। चंद्र आर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। लिबरल पार्टी द्वारा जारी पत्र के मुताबिक चुनाव प्रचार अभियान के अध्यक्ष ने चंद्र आर्य की पात्रता की विस्तृत समीक्षा की। इस समीक्षा के बाद उनका टिकट काटने की सिफारिश की गई, जिसे पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। आर्य ने इस निर्णय को बेहद निराशाजनक करार दिया, लेकिन कहा कि इससे नेपियन के लोगों की सेवा करने का उनका सम्मान और गर्व कम नहीं होगा। साथ ही साथ बता दें रक्षा खरीद प्रक्रिया होगी अब और फास्ट ट्रैक मोड पर
नहीं लटकेगी डील, बढ़ेगी रफ्तार, समय पर मिलेंगे हथियार। जी हाँ, खरीद प्रक्रिया सबसे जटिल होती है। एक डील को शुरू होने से लेकर हथियार के आने तक का समय में सालों का वक्त लग जाता है। इस लगने वाले वक्त के चलते देश की सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों में दिक्कतें पेश आती हैं। अब आने वाले समय में ये दिक्कतें पेश नहीं आने वाली। रक्षा मंत्रालय ने इस लंबा लगने वाले वक्त को कम करने की कवायद को आगे बढ़ा दिया है। रक्षा मंत्रालय का रक्षा खरीद परिषद ने खरीद के लिए नई गाइडलाइन को मंजूरी दे दी। अभी तक खरीद प्रक्रिया में अमूमन 2 से 3 साल का वक्त लगता है। इसे कम करके 6 महीने तक किए जाने की कोशिश होगी। साथ ही फील्ड एवेल्यूशन और कीमत पर मोल भाव में लगने वाले समय को भी कम करने की तैयारी है। जो प्रक्रिया अभी तक अपनाई जाती है उसमें सबसे पहले होता है RFI रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया जाता है। इसमें से इस बात का पता लगाया जाता है कि किस तरह के सैन्य साजो सामान मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, पाकिस्तानी डिफेंस इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की है क्या तैयारी? नीदरलैंड को राजनाथ सिंह जी ने आखिर क्यों हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए कहा, बता दें। भारत ने अब पाकिस्तान की हथियार इंडस्ट्री की कमर तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। नई दिल्ली अब ऐसे देशों से बातचीत कर रही है जो पाकिस्तान को सालों से हथियारों की सप्लाई करते आ रहे थे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने नई दिल्ली में नीदरलैंड के रक्षा मंत्री रूबेन ब्रेकेलमेंस से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नीदरलैंड को पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए कहा है। राजनाथ सिंह जी ने नीदरलैंड को बताया है कि कैसे पाकिस्तान इस क्षेत्र में आतंकवादियों का गढ़ बन गया है और कैसे वो भारत में आतंकवादियों को भेजता रहता है और कैसे नीदरलैंड की हथियार सप्लाई पाकिस्तान की क्षमता बढ़ा रही है। भारत ने नीदरलैंड को विस्तार से बताया है कि पाकिस्तान कैसे भारत में सालों साल से आतंकवाद फैलाता आया है। हालांकि नीदरलैंड ने अभी तक भारत के आह्वान पर आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई रोकने से नीदरलैंड को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भारत के दरवाजे को खोलने की पेशकश की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजनाथ सिंह जी ने नीदरलैंड को भारत के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, हमने पाकिस्तान में घुसकर बदला लिया। जी हां, भारत को इजरायल अमेरिका वाली लिस्ट में लेकर आए। राज्यसभा में अमित शाह जी ने गरजते हुए दे दिया बड़ा बयान। दरअसल राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जिन जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं। शहीदों के परिवारों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने बेटों को देश की सुरक्षा के लिए भेजा। गृह मंत्रालय बहुत विषम परिस्थितियों में काम करता है। सरहदी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय में आती है, मगर कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी अब राज्यों की होती है। तो अब ऐसी परिस्थिति खड़ी होती है। कई मामले में केवल राज्यों की सीमा तक सीमित नहीं होते हैं। अमित शाह जी ने कहा कि कई अपराध ऐसे होते हैं जो देश की सीमा के बाहर भी हमारे देश के खिलाफ होते हैं। इसको देखते हुए गृह मंत्रालय में परिवर्तन भी जरूरी होते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने परिवर्तन करके देश को मजबूत किया है। जब गृह मंत्रालय की चर्चा होती है तब देश में 2014 के पहले से कई सारे मुद्दे थे जो मोदी सरकार को मिले। इस देश का विकास 3 समस्याओं की वजह से रुका था। ये नासूर थे जो देश की शांति में खलल डाल रहे थे। वो 3 मुद्दे थे दोस्तों। जम्मू कश्मीर की समस्या बोले तो आतंकवाद, दूसरा वामपंथी उग्रवाद और तीसरी समस्या थी नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद। इन समस्याओं के कारण 4 दशक में देश के करीब 92,000 नागरिक मारे गए। कश्मीर में पड़ोसी देश से आए दिन आतंकी घुसते थे, हमले करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बिना गुजरा हो। पहले की सरकारें चुप्पी साध जाती थी, मगर मोदी सरकार में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम हुआ है। वाकई में दोस्तों अमित शाह जी के इस बात का, इन बयानों का क्या आप समर्थन करते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि 2014 के बाद से जो तरक्की भारत ने देखी है वो उससे पहले एकदम सुस्त बैठी हुई थी? तो दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 सबसे बेहतरीन कार्य कौन से किए हैं दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वो 3 सबसे बड़े कार्य भारत की जनता को क्या लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आकर के बूम कर दिया है सरकार में। हम आपके एक कमेंट को पढ़ेंगे दोस्तों, तो कमेंट जरूर करिएगा। इसी बीच ये थी वीक की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी बताते हुए इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो पर आए हैं, चैनल पर आए हैं, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और सभी लोग कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।